नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। असल में कुछ दिन पहले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है अपने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की सालाना जो है रिपोर्ट जारी की है। अब रिपोर्ट में क्या-क्या बातें कही गई हैं उनको तो जानने और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके साथ ही मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज यानी जिसको कि आप एमओएफएसएल के नाम से जानते हैं, उन्होंने एसबीआई पर बाइंग की रेटिंग दी है और शेयर पर जो है 10-20 नहीं बल्कि 35% का जो है टारगेट जो है वो रिवाइज किया है, यानी 35% का इजाफा देखने को मिल सकता है। और कहां तक का टारगेट दिया है सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। तो चलिए फटाफट करते हैं कहानी की शुरुआत। सबसे पहले जो है टारगेट प्राइस ही जान लीजिए, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल ने जो है एसबीआई पर बाई की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस रखा है 1300 रुपए का, यानी करंट लेवल से जो है एसबीआई का शेयर जो है 35% का जो है आपको जो है अपसाइड दिखा सकता है। अब चलिए लौटते हैं उस रिपोर्ट पर, जिस रिपोर्ट को लेकर हम लोग बहुत चर्चा करने वाले थे। कहा जा रहा है कि एसबीआई ने जो है फाइनेंशियल ईयर 25-26 की सालाना रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में पता चला कि बैंक की जो है वित्तीय स्थिति पहले से और अधिक जो है मजबूत हुई है। अब कैसे मजबूत हुई है, इनको जो है आंकड़ों से और पॉइंट वाइज समझिए। सबसे पहले बात ये आ रही है कि बैंक के खराब लोन यानी जो एनपीए हैं वो लगातार घट रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि एसबीआई की सबसे बड़ी ताकत उसकी बेहतर एसेट क्वालिटी बनकर उभरी है। कुछ मुख्य बातें समझ लीजिए। ग्रॉस जो एनपीए है वो घटकर 1.49% रह गया है। नेट एनपीए जो है वो घटकर सिर्फ 0.39% रह गया। बैंक ने संभावित जो है नुकसान से बचाव के लिए 74.4% की जो है प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है, यानी जिसको कि आप पीसीआर के नाम से जानते हैं, वो बनाए रखा। पूरे साल में नए खराब लोन यानी जो स्लिपेजेस वाला मामला है वो केवल 0.5% रहा। अब इन आंकड़ों का अगर सार समझें तो ये बात आ रही है, सरल शब्दों में कहें तो एसबीआई के कर्जदार जो हैं वो समय पर जो है पेमेंट कर रहे हैं बैंक को, और बैंक के फंसने वाले जो कर्ज है वो लगातार कम हो रहे हैं। इससे जो है भविष्य में नुकसान का खतरा जो है वो भी घटता हुआ दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी पॉइंट ये है उस रिपोर्ट में कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी मौजूद है। बैंक की जो पूंजी की स्थिति है वो काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। टियर 1 में कैपिटल रेशियो जो है 13.1% है, सीटी 1 में रेशियो 12.3 है और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है 15.4%। अब इन कठिन आंकड़ों पर मत जाइए, इसका आसान भाषा में मतलब मैं समझा देता हूँ कि बैंक के पास इतना पूंजी बफर है कि वो आगे जाकर जो है ज़्यादा लोन दे सकता है और किसी भी आर्थिक झटके की जो है स्थिति में भी जो है मजबूती के साथ खड़ा रह सकता है। चलिए आगे पॉइंट बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ रही है कमाई और प्रोडक्टिविटी, इस बात को समझ लीजिए। एसबीआई लगातार डिजिटल और टेक्नोलॉजी पर निवेश कर रहा है और जिसका फायदा अब दिखने लगा है। कैसे दिख रहा है, मुख्य आंकड़ों से बात जो है समझिए। प्रति ब्रांच कारोबार जो है वो बढ़कर 530 करोड़ पहुंच गया है। प्रति कर्मचारी जो है वो कारोबार वो 50.6 करोड़ हो गया। इसका मतलब है कि अब बैंक कम संसाधनों में, कम रिसोर्सेज में ज़्यादा कारोबार कर पा रहे हैं, यानी उनकी जो है कार्य करने की जो क्षमता है यानी जो एफिशिएंसी है वो बेहतर हो रही है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि डिपॉजिट्स जुटाने में भी जो है एसबीआई की पकड़ सबसे अधिक मजबूत है। एमओएफएसएल का कहना है कि एसबीआई की सबसे बड़ी ताकत उसका विशाल डिपॉजिट बेस है। मुख्य बातें क्या है वो समझ लीजिए। कासा रेशियो यानी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का जो रेशियो है वो लगभग 40% का है। फाइनेंशियल ईयर 26 में कुल डिपॉजिट्स जो हैं वो 11% बढ़े। कासा डिपॉजिट 8.5% बढ़ा है। घरेलू क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 73.1% है, जो कई कंपटीटिंग बैंकों से जो है बेहतर स्थिति जो है वो असल में दर्शाता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है कि इस बैंक को सस्ती दरों पर पैसा मिलता है, जिससे बैंक ज़्यादा मुनाफे पर लोन दे सकते हैं, उनकी कमाई जो है वो भी बढ़ सकती है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी बातें कही गई हैं कि एसबीआई की सहायक कंपनियों की भी जो है ज़बरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एसबीआई की कई बड़ी सब्सिडरी कंपनियां जो हैं बैंक की जो है वैल्यू वो बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कैसी और क्यों और प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं ये समझिए। देखिए एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी बनी। मार्केट शेयर 15.3% है। औसत अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी जिसको कि आप एयूएम के नाम से जानते हैं वो 12.5 लाख करोड़ है। आगे बढ़ते हैं। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। इसका जो है वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस यानी वीएनबी में भी जो है 12% की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं तो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम में 14% की बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब है कि एसबीआई सिर्फ बैंकिंग से ही नहीं बल्कि बीमा यानी इंश्योरेंस और
म्यूचुअल फंड कारोबार से भी जो है मजबूत कमाई कर पा रहा है। आगे मुनाफा बढ़ेगा, लेकिन रफ्तार थोड़ी धीमी रह सकती है। अब इस बात को समझ लेते हैं। देखिए, मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक आने वाले वर्षों में एसबीआई का मुनाफा बढ़ता रहेगा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जैसे तेज रफ्तार नहीं रहेगी। अनुमान क्या जताए गए हैं, ये समझ लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 से 28 के दौरान अर्निंग सीएजीआर लगभग 8% रह सकता है। फाइनेंशियल ईयर 28 तक मुनाफा 92,500 करोड़ तक पहुंच सकता है। रिटर्न ऑन एसेट करीब 1% रहने का अनुमान है, और रिटर्न ऑन इक्विटी यानी जिसको कि आप आरओई के नाम से जानते हैं, वो लगभग 15.5% तक रह सकता है। तो अब ये रही मोतीलाल ओसवाल की एसबीआई पर रिपोर्ट। जाते जाते फैसल क्यों पसंद कर रहा है एसबीआई को, ये भी जो है फटाफट समझ लीजिए पॉइंट वाइज। एनपीए लगातार घट रहे हैं, पूंजी की स्थिति जो है वो लगातार मजबूत है, डिपॉजिट बेस बहुत बड़ा है और स्थिर है, और टेक्नोलॉजी से जो है कार्य करने की क्षमता उसमें बढ़ोतरी हो रही है। म्यूचुअल फंड, बीमा जैसी जो है सहायक कंपनियां अतिरिक्त वैल्यू बना रही हैं, और भारत का आर्थिक वृद्धि और कॉर्पोरेट निवेश चक्र जो है वो फायदा देता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से अगर किसी को अगर एसबीआई में जो है पोजीशन लेनी है, तो एज पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट 35% का अपसाइड दिखा सकता है। जाते जाते एक और वार्निंग भी समझ लीजिए, चेतावनी भी समझ लीजिए। अगर इन रिपोर्ट्स के आधार पर अगर आपको एसबीआई में जो है किसी भी तरह का पोजीशन लेने का मन कर रहा है, तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलिएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, और देखते रहिए मनी 9।